हम लोगों ने पढ़ रखा है। मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ आपको, आप जाके उसको पहले देख लीजिएगा रेशियो को, उसके बाद फिर आप इस पर आइएगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो रेशियो की स्टार्टिंग मैंने कर दी थी, उसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन के बारे में कि प्रोपोर्शन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं प्रोपोर्शन आज हम लोग। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन बेसिकली इक्वालिटी होती है। आप लोगों ने रेशियो पढ़ा, ठीक है, आप लोगों ने रेशियो पढ़ लिया। प्रोपोर्शन क्या होती है? इक्वालिटी होती है। अगर आपके पास कोई दो रेशियो हैं, कोई दो रेशियो आपके पास हैं, क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, इट इज द इक्वालिटी, इट इज द इक्वालिटी ऑफ रेशियोज, इट इज द इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 4 क्वांटिटीज़ हैं। मान लीजिए आपके पास 4 क्वांटिटीज़ है, ए बी सी एंड डी। 4 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास। क्या है? 4 क्वांटिटीज़। और ये क्वांटिटीज़ कैसी होनी चाहिए? मैंने आपको रेशियो बताया था, ये सारी कोई क्वांटिटीज सेम काइंड की होनी चाहिए, तभी रेशियो बन पाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 4 क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी डी, तो आप इसका रेशियो कैसे, और ये इस फॉर्म में है A:B एंड C:D, इस तरह से हैं। ठीक है, ये तभी प्रोपोर्शन में होंगे जब ये क्या हो, A:B, ये क्या हो, A:B इक्वल हो जाए C:D के। मतलब ये जो दो प्रोपोर्शन हैं ये क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, ये तभी प्रोपोर्शन कहलाएंगे जब हमारे पास दो रेशियो हों, ठीक है, वो क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो यही कह रहा है कि इट इज़ द इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वालिटी शो करता है किसी दो प्रोपोर्शन के बीच में। तो मान लीजिए हमारे पास कोई 4 क्वांटिटी है, ए बी सी डी, कोई भी है सेम काइंड की। ठीक है, उसमें क्या है, ए बी का एक रेशियो है, एक रेशियो बन रहा है सी डी का। अगर यही दोनों रेशियो आपस में बराबर हो गए तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को हम कैसे शो करते हैं? जैसे ये हमारा इक्वल हो गया तो ए बी और यहाँ पर डबल कॉलन लगा देते हैं और C:D, इस तरीके से इसको शो करते हैं। ठीक है, ये शो करता है हमारा प्रोपोर्शनलिटी, इस तरीके से कुछ इसको शो करते हैं। ये हमारा शो करता है क्या? रेशियो। ये हमारा रेशियो शो करता है, और ये क्या शो करता है? प्रोपोर्शनलिटी। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, नोट कर लीजिए इसको आप लोग जल्दी से, फिर मैं आपको कुछ आगे की चीज़ें तो बताता हूँ। चलिए, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी ये क्या है? क्वांटिटीज़ हैं जिनके हम रेशियो निकालेंगे। ये प्रोपोर्शन में है आपस में, इसके जो रेशियोज होंगे वो क्या है? प्रोपोर्शन में। इसके प्रोपोर्शन कैसे बनते हैं? A:B इज इन प्रोपोर्शन विद C:D, इस तरीके से प्रोपोर्शन लिखते हैं इसका। हमारे पास इसका रेशियो क्या है? A:B एंड C:D, और ये क्या है? हमारा प्रोपोर्शन में दोनों रेशियो। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा जस्ट। तो इसमें जो A, B और C एंड D ये सब जो हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। इतनी बातें क्लियर है ना? क्या कहलाएंगे? टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन। ओके, अब ये टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन कहला दिए। अब हम क्या बोलेंगे? देखिए, अब यहाँ पर A एंड D, इसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स इट इज द फर्स्ट टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, B इज द सेकेंड टर्म
C इज द थर्ड टर्म एंड D इज द फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। ये क्या है, इस तरीके से होंगे। फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म B, थर्ड टर्म C एंड फोर्थ टर्म इज D। तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म मीन्स A एंड D। A क्या है, फर्स्ट एंड D क्या है, फोर्थ। इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। ठीक है, इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। चलिए और देखिए, उसके बाद क्या बचा, सेकेंड और थर्ड टर्म। सेकेंड और थर्ड टर्म तो क्या है, सेकेंड टर्म B एंड C। ये कौन सा है, B सेकेंड एंड C कैसा है, थर्ड टर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, B एंड C को, B एंड C को हम बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं, मीन्स। मीन्स या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडल टर्म। जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडल टर्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको अपने नोट्स में उतार लीजिए। क्या क्या होते हैं ये सारे जो हमारे होते हैं ABCD, इसको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, टर्म्स बोलते हैं। और फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम एक्सट्रीम बोलते हैं। और जो बीच में होते हैं B एंड C मीन्स सेकंड और थर्ड टर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, मीन्स या फिर मिडिल टर्म। चलिए इतनी बातें आप लोग देख लीजिए, अपने कॉपी में उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे कुछ चीज़ें इसमें और बताता हूँ। अच्छा देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि भाई ABCD सेम, ABCD क्या है, अगर ये प्रोपोर्शन में है हमारे, किसमें, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में मीन्स क्या है, A:B, ये क्या है, प्रोपोर्शन में है B:D के। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। अगर ये प्रोपोर्शन में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/B = B/D, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो मतलब होता है किसी दो रेशियो का अगर इक्वल है एक दूसरे के, तो वो कैसे होगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। प्रोपोर्शन की ये एक साइन लग जाती है, उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शन में है, अगर हमें पता है कि ये दो रेशियो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो हम कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जो रेशियो है A/B और जो प्रोपोर्शनल रेशियो है B/D, उसको इक्वालिटी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, बेसिकली जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो क्या होता है, A/D ये होगा C, तो ये क्या हो जाएगा, C/B। कुछ इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, है ना, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ आपको दिख रही होगी, A क्या है, फर्स्ट टर्म, और D क्या है, फोर्थ टर्म। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू, और ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स या फिर मिडिल टर्म्स। तो ये क्या है, C एंड D आपस में मल्टीपल में है, तो मल्टीपल ऑफ मीन्स। ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए आपस में इक्वल। एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो किसके इक्वल हो जाते हैं, आपके मीन्स के मल्टीप्लाई के इक्वल। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। प्रोपोर्शन का क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अगर इस तरीके से हमारा बनकर आ गया, मीन्स जो एक्सट्रीम टर्म होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, इक्वल्स टू जो हमारा मीन टर्म्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और दो एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, अगर आपका कोई दो रेशियो आपस में आपके प्रोपोर्शन में है तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे में हमारा जो D होता है, D, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, बहुत बेसिक से पॉइंट्स थे इसमें, ये सब पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है और यही सब चीज़ें हैं प्रोपोर्शन में। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को आप जान लेंगे तो आप इजीली इसको
सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप उतार लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ और कुछ आगे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए रफ करता हूँ मैं। इसको भी मैं रफ ही कर देता हूँ, कुछ आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, ए बी सी डी, इस तरीके के बहुत ढेर सारे आपके पास क्वांटिटीज़ हैं। आपके पास ऐसी बहुत ढेर सारी क्वांटिटीज़ हैं और क्या है, सब सेम काइंड की हैं। कैसी? सेम काइंड की, सेम काइंड की। ये रेशियो के लिए ये आपकी शर्त है कि जो क्वांटिटी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, सेम काइंड की। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से लिख दें, ए अपॉन बी इक्वस टू बी अपॉन सी, गौर से देखिएगा, बी अपॉन सी इक्वस टू सी अपॉन डी इक्वस टू डी अपॉन, अगर ई भी होता मान लीजिए, डी अपॉन ई, इसी तरीके से रिपीट होता जाए, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब जो फर्स्ट रेशियो है ए अपॉन बी, उसका जो कॉन्सिक्वेंट है, इसमें क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, वो आपका सेकंड रेशियो का क्या बन जाए, एंटीसीडेंट। ठीक है, फिर उसी तरीके से जो सेकंड रेशियो है उसका जो कॉन्सिक्वेंट है वो थर्ड रेशियो के क्या बन जाए, एंटीसीडेंट, और सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो ऐसे प्रोपोर्शन को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं ऐसे प्रोपोर्शन को? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। बात क्लियर इतनी आप लोगों को? चलिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई 3 क्वांटिटीज है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक इस तरीके से अगर है तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं, इसीलिए मैंने एक बेसिक जनरल फॉर्म लेके आपको समझाया। मान लीजिए कोई 3 क्वांटिटी है, ए बी सी, वो क्या है, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। किसमें है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। अगर ऐसा है कि ए बी सी 3 क्वांटिटीज है आपके पास, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए अपॉन बी इक्वस टू बी अपॉन सी। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू बी, बी स्क्वायर इक्वस टू ए सी। ये आपका एक फॉर्मूला जनरेट होकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक फॉर्मूला जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। क्या है? b क्या है आपका, मीन प्रोपोर्शन। b आपका मीन प्रोपोर्शन है। देखिए ये आपका मीन क्वांटिटी है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, a और c क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया। a और c कैसे क्या हो गया, एक्सट्रीम। a c एक्सट्रीम है और b क्या है, b आपका क्या बन गया इसमें, मीन। b आपका मीन है, तो क्या है कि आप इसके हेल्प से मीन निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा, b यहाँ से और स्क्वायर उधर चला जाएगा, रूट ए सी। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। अगर आपको मीन निकालना हो किसी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का, तो आप क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। तो b आपका क्या है यहाँ पर, b यहाँ पर आपका क्या है, मीन है। ठीक है, और a क्या है, a एंड c एक्सट्रीम्स हैं। अच्छा, a को फर्स्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं या फिर और क्या बोलते हैं, c को आप थर्ड प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और c कैसे क्या होगा आपका, एक्सट्रीम मीन ऑफ द प्रोपोर्शन। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं इसी पे। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ यहाँ पे, इससे मैं कोरिलेट कर दूंगा। मान लीजिए
मान लीजिए आपके पास 2 4 6 तीन नंबर हैं। क्या है? 2 4 6। आपके पास तीन नंबर हैं 2 4 6। ये क्या है? आपस में कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 6। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख के इसको कुछ समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख ली। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि इफ़ 6 is to x is in proportion with 2 is to 13। अगर ऐसा एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। कह रहा है कि 6 is to x is in proportion with 2 is to 13। ये बोल रहा है कि ऐसा है। तो यहाँ पर क्या है? x इज अननोन वैल्यू। हमें क्या करना है? x की वैल्यू बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जब भी कोई ऐसा प्रोपोर्शनलिटी आती है तो क्या होता है, वो वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये आप दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रेशियो को 6/x और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल। ये रेशियो क्या है आपका? 2/13। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 13 इंटू 6। ये कितना आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 18 और 78। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 78। अब आप क्या करेंगे? 2 को उधर भेज दीजिए। x इक्वल्स टू 78 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी कितनी? 39। ये आपकी x की वैल्यू होगी। इट मीन्स जो आपका प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा? 6 is to 39, 2 is to 13। इसका प्रोपोर्शन बनकर तैयार होगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल आई है? 39। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ये क्वेश्चन और है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 5, 4 एंड 25। इट मीन्स हमारे पास तीन क्वांटिटी दी हुई है। क्या? 5, 4, 25 मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। हमको पूछ रहा है कि फोर्थ टर्म क्या होगा, हमको बताइए। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हमारे पास क्या है, ये टर्म्स लिखे हुए। लेट फोर्थ टर्म, फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। हमने मान लिया कि वो क्या है? एक्स है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये हमारे पास तीन टर्म है। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/4 इक्वल्स टू 25। फोर्थ टर्म हमारा कहाँ आता है? जो हमारा सेकंड रेशियो होता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x आ जाएगा बेसिकली। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 100। 25 होगा 100। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। यही हमारा क्या होगा? सो द फोर्थ प्रोपोर्शन विल बी 20। यही होगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन के, उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी, अपने प्रोपोर्शनल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ भी कुछ होती हैं हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। पहला प्रॉपर्टी हमारी क्या है? इनवर्टेंडो। क्या होती है? इनवर्टेंडो। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इनवर्टेंडो। इसमें क्या होता है? हमारे पास मान लीजिए
कुछ रेशियोज है, मान लीजिए कुछ टर्म है हमारा A अपॉन B इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ C/D, तभी इसको मैं ऐसे लिख पाते हैं अगर प्रोपोर्शन में होता है A अपॉन B और C अपॉन D। हो गया, ये हो गया हमारा A/B इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ C/D। ठीक है, मतलब ये हमारा प्रोपोर्शन में है तभी हम इसको लिख पाते हैं अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, इस तरीके से लिख पाते हैं। तो ये हमारा दो रेशियो आपस में क्या है लिखे हुए हैं। अगर इसमें जो हमारा एंटीसीडेंट होता है और कॉन्सिक्वेंट जो होता है, अगर वो आपस में इंटरचेंज हो जाए, समझ रहे हैं, अगर वो आपस में इंटरचेंज हो जाए आपस में एक दूसरे के, पहला रेशियो दूसरा रेशियो जो प्रोपोर्शन में आपस में है उसके जो कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाए। देखिए इस तरीके से, जैसे A अपॉन B लिखा हुआ है, हम ये क्या हो जाए B अपॉन A और C अपॉन D लिखा हुआ है, ये क्या हो जाए D अपॉन C। इस तरीके से अगर इंटरचेंज हो जाए तो ये हमारा कैसे बन जाता है B/A इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ D/C। ये हमारा बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गिवन प्रोपोर्शन का ये हमारा क्या बन जाता है, इन्वर्टेंडो। ठीक है, इस तरीके से हम जब हमें कोई प्रोपोर्शन दिया होता है तो हम उसका अगर इन्वर्टेंडो बनाना होता है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट से आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो बेसिकली रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल, बस वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दिया है, वो हमारा इन्वर्टेंडो में चेंज हो गया। इसी को हमने नाम दे दिया इन्वर्टेंडो इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए अब कुछ दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। चलिए एक एग्जांपल, जैसे 2/3 इक्वल्स टू 4/5 मीन्स ये दो रेशियो हमारे किस में, प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, तभी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक रेशियो होती है, इसको हम कैसे लिख दें, 2:3 इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:5, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको हम चेंज कर दें, अगर हम कॉन्सिक्वेंट को इंटरसीडेंट के साथ चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 2/3 था 3/2 हो जाएगा, फिर उधर क्या था 4/5 तो 5/4, ये हमारा कैसे चेंज हो जाएगा, 3:2 इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4, ये हमारा चेंज हो जाएगा किस में, इन्वर्टेंडो में। जो गिवन प्रोपोर्शन था हमारा वो किस में चेंज हो गया, इन्वर्टेंडो उसका कर दिया हमने, तो हमारा एक नया रेशियो मिला हमको। ठीक है, उसी को बोलते हैं इन्वर्टेंडो ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन। अच्छा चलिए एक नई हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, एक नई प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे अब, जिसका नाम है अल्टरनेंडो। क्या है, अल्टरनेंडो, यहाँ पर सब नेंडो ही नेंडो हैं। ठीक है, अल्टरनेंडो। अब मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है जो कि प्रोपोर्शन में है, A/B इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ C/D। ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, 4 टर्म्स हैं ABCD, A भी एक रेशियो में। अब क्या है कि इसमें जो मीन टर्म्स हैं, मीन टर्म्स कौन से होते हैं, जो मिड में होते हैं, मिड में जो टर्म्स होते हैं, मीन्स सेकेंड और थर्ड टर्म, ये आपस में इंटरचेंज हो जाए। अगर ये आपस में इंटरचेंज हो गए तो क्या हो जाता है, देखिए C इधर आ जाएगा और B दूसरे रेशियो में चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर चेंजिंग हो गई, देखिए क्या हो रहा है, B आपका फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में चला जा रहा है, थर्ड टर्म में, और जो थर्ड टर्म का C है वो अपने सेकंड टर्म में आ जा रहा है। तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेंडो। कोई हमारे पास प्रोपोर्शन दिया होगा, अगर हम क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को लगाकर। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रोपोर्शन आपको दिया है 5:3 इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:6, ये आपको एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको इसका चेंज करना है अल्टरनेंडो में, इसका आपको अल्टरनेंडो बनाना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है, इसको हम बस क्या कर देंगे, जो हमारी मीन टर्म्स हैं, ठीक है, जो मीन टर्म्स हैं मीन्स सेकंड और थर्ड टर्म, उसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, सेकंड वाला थर्ड में और थर्ड वाला सेकंड में। इस तरीके से देखिए 3 हमारा सेकंड में थर्ड में चला गया और 4 थर्ड में था सेकंड में आ गया, तो ये हमारा चेंज हो गया अल्टरनेंडो में। ठीक है, इसको उतार लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं
एक नई प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है? कॉम्पोनेंडो। क्या कहलाएगी? कॉम्पोनेंडो। चलिए ये क्या, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक है प्रोपोर्शन दिया हुआ है A:B विद प्रोपोर्शन ऑफ C:D। ये आपका दिया हुआ है एक प्रोपोर्शन, ठीक है, ये आपका एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसका पता करना है कॉम्पोनेंडो कैसे बनेगा। देखिए जो आपका रेशियो है A:B और C:D, दो रेशियो है प्रोपोर्शन में, ठीक है। फर्स्ट रेशियो में देखिए क्या करेंगे कि जो हमारा क्या होगा, जो हमारा क्या होता है एंटेसीडेंट। एंटेसीडेंट मीन्स जो आपका न्यूमरेटर में वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एंटेसीडेंट, जो डिनोमिनेटर में होती है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो एंटेसीडेंट में हम क्या ऐड कर दें, उसके कॉन्सिक्वेंट, और कॉन्सिक्वेंट को सेम वैसे ही लिखे रहने दें, ठीक है। हम क्या कर दें, एंटेसीडेंट में ऐड कर दें कॉन्सिक्वेंट को, और कॉन्सिक्वेंट को जैसे लिखा है वैसे ही लिखे रहने दें। इसी तरीके से क्या करें, जो सेकंड वाला रेशियो, सेकंड रेशियो है, उसमें क्या करें, जो कॉन्सिक्वेंट है उसको वैसे ही लिखे रहने दें। जो एंटेसीडेंट है उसमें C है, उसमें ऐड कर दें कॉन्सिक्वेंट D को। तो ये जो हमारा एक प्रोपोर्शन बनेगा, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सॉरी, कॉम्पोनेंडो ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए ये कैसे निकल जाता है, कैसे निकल सकता है। अगर इस तरीके से प्रोपोर्शन है, इसको हम कैसे लिखते हैं, A/B इक्वल्स टू C/D। अगर हम बोथ साइड, इसके बोथ साइड क्या कर दें, 1 ऐड कर दें, बोथ साइड 1 ऐड कर दें, A/B +1 इक्वल्स टू C/D +1। ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा A+B अपॉन B इक्वल्स टू C+D अपॉन B। यही आपका क्या है, कॉम्पोनेंडो है। यही आपका क्या है, कॉम्पोनेंडो है। तो ये प्रूफ भी हो गया हाथ से, है ना, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। तो इस तरीके से ये प्रूफ भी हो जाएगा, और ये अगर ऐसा होता है तो इसे क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन। ये एक प्रॉपर्टी है। चलिए एक प्रॉपर्टी इसके बाद और देख लेते हैं, तो कौन सी है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। सेम इसी तरीके से है, बस उसमें एक चेंजेस आ जाएंगे, वो भी आप समझ जाएंगे, खुद ही देखो। देखिए इसे बोलते हैं डिवाइडेंडो, अल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिवाइडेंडो, डेंडो, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं डिवाइडेंडो। ओके, A:B ये आपका किसमें है, प्रोपोर्शनल में है, C:D के साथ, ठीक है। ये हमारे दो रेशियोज लिखे हुए हैं, ये आपस में प्रोपोर्शन में है। हम इसको डिवाइडेंडो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेंडो में क्या होता है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कॉन्सिक्वेंट है, किस एक रेशियो का जो कॉन्सिक्वेंट है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ जाके ऐड हो जाता है और अपना उधर ही पड़ा रहता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A/B इक्वल्स टू C/D, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो आपका कॉन्सिक्वेंट है वो आपके एंटीसीडेंट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A-B/B, और वहाँ पर B बना रहेगा, ठीक, कॉन्सिक्वेंट में B बना रहेगा। लेकिन ऊपर क्या होगा, यहाँ पर उसी कॉन्सिक्वेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर आगे इसी तरीके से क्या होगा, C में से उसका जो कॉन्सिक्वेंट है वो कहाँ ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा C से, और नीचे जो कॉन्सिक्वेंट है वो सेम बना रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A-B is to B
with the proportion of C minus D is to D। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक डिवाइडेंडो बन जाएगा गिवन प्रोपोर्शन का। तो कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्रॉक्स सेम है, बस उसमें क्या है, कॉम्पोनेंडो में यहाँ पर ऐड हो जाता है और डिवाइडेंडो में यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। और सेम इसी तरीके से मैं इसका भी प्रूफ दिखा सकता हूँ। जैसे ये क्या है, a प्लस बी ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है। हम बोथ साइड क्या करते हैं, बोथ साइड 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल्स टू सी अपॉन डी माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस बी अपॉन बी। सेम वैसे ही प्रूफ भी इसका निकल कर आ गया। तो हम इसको दोनों साइड 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डिवाइडेंडो। अगर दोनों साइड 1 से ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉम्पोनेंडो। चलिए एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मिक्स है कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो का। कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो का मिक्सचर है। कैसे लिखते हैं उसको देखिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ये दोनों का मिक्सचर है। दोनों जो प्रॉपर्टी हैं आपकी डिवाइडेंडो कॉम्पोनेंडो, इसका मिक्सचर है। नाम से ही समझ में आ रहा है, मीन्स वही काम होगा जो डिवाइडेंडो और कॉम्पोनेंडो में हो रहा था, और जिसमें मिक्स होगा। मान लीजिए इसमें हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है प्रोपोर्शन, रेशियो A is to B विद प्रोपोर्शन ऑफ C is to D। इस तरीके से लिखा हुआ है। एक हमारा दो रेशियोज हैं वो आपस में प्रोपोर्शन में है। ठीक है, देखिए इसमें कॉम्पोनेंडो में क्या होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में जो इसका मिक्सचर है, इसमें क्या होगा, जो आपका आप देखिए कि जो रेशियोज हैं आपस में प्रोपोर्शन में, जो रेशियोज हैं उसमें हम देखेंगे क्या होगा, जो A is to B लिखा है इसमें कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं A अपॉन बी, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लगा देते हैं C अपॉन बी, इस तरीके से होता है। तो हम क्या करेंगे, एंटेसीडेंट मीन्स न्यूमरेटर, एंटेसीडेंट मीन्स न्यूमरेटर, रेशियो में जो न्यूमरेटर होता है उसे क्या बोलते हैं, एंटेसीडेंट। वहाँ पे क्या करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंट को ऐड कर दें। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया कॉम्पोनेंडो। क्या बन गया, कॉम्पोनेंडो। अब उसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी चेंज होगा। डिनोमिनेटर में ए का सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसी कॉन्सिक्वेंट से। बात समझ में आ रही है, उसी कॉन्सिक्वेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो चेंज होकर आएगा वो क्या आएगा, इसी तरीके से नेक्स्ट रेशियो में C का D से ऐड कर देंगे एंटीसीडेंट में, और कॉन्सिक्वेंट में C का D से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट प्रोपोर्शन आएगा वही क्या होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस B is to A minus B in the proportion of C plus D is to C minus D। ये आपका डिवाइडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो तैयार होकर आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, फिर एक दो प्रॉपर्टी और है उसको बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद मैं आज की कहानी ये समाप्त करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व किया जाएगा लेकर। ठीक है, एक्सरसाइजेस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एक दो जो हमारे बच रहे हैं देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है क्या है, कन्वर्टेंडो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कन्वर्टेंडो। एक और टेंडो आ गया आपके पास क्या आ गया, एक और टेंडो आ गया। क्या, कौन सा है, कन्वर्टेंडो। कन्वर्टेंडो जो होता है, कन्वर्टेंडो जो होता है वो अपोजिट होता है किसके, डिवाइडेंडो के। किसके अपोजिट होता है, डिवाइडेंडो। चलिए देख लेते हैं कैसे।
आपका डिवाइडेंडो क्या होता है, a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस बी अपॉन डी, यही होता है आपका डिवाइडेंडो। अभी हम लोगों ने देखा, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए a इज टू बी इन द रेशियो ऑफ c इज टू डी, ये हमको एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है। इसका हम कन्वर्टेंडो कैसे निकालेंगे, इसको हम इस तरीके से पहले लिखने a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन बी, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब a एंटेसीडेंट बोथ साइड सेम लिखा हो, एंटेसीडेंट बोथ साइड सेम रहे, ठीक है, एंटेसीडेंट सेम रहेगा तो कॉन्सिक्वेंट जो होगा उसमें एक चेंजेस आएगा। चेंज क्या होगा, a जो होगा आपका, सॉरी जो एंटेसीडेंट होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके गिवन कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, आपके गिवन कॉन्सिक्वेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका क्या होगा, सेकंड रेशियो में क्या है, c आपका एंटीसीडेंट है वो किससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो आपका गिवन सेकंड रेशियो का कॉन्सिक्वेंट है माइनस b, तो ये आपका क्या रेशियो बन जाएगा, a is to a minus b with the ratio with the proportion of c is to c minus b। देखिए कुछ ये अपोजिट दिख रहा है आपको आपके डिवाइडेंडो से, है ना, लगभग सेम है, थोड़ा सा अपोजिट हो गया है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट सेम रह रहा था, यहाँ पर एंटीसीडेंट सेम है, ठीक है, बट कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। डिवाइडेंडो में एंटीसीडेंट पे होता है और कन्वर्टेंडो में आपके कॉन्सिक्वेंट में चेंजेस हो जाते हैं। अप्रॉक्स सेम हमारा वैसे ही लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, गिवन प्रोपोर्शन के कन्वर्टेंडो बनकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बात और देख लीजिए, एक बात और देख लेते हैं इसमें, फिर इसमें समाप्त करते हैं अपनी राम कथा को, ना हम लोग यही ख़त्म करेंगे। ओके, जल्दी से पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा मज़ा करके ख़त्म करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास एक रेशियो लिखा हुआ है a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी इक्वल्स टू p अपॉन f, इस तरीके से एक रेशियो लिखे हुए हैं, ठीक है। मीन्स ये आपका क्या हो गया, प्रोपोर्शन में भी हो गया, सब आपस में इक्वल में लिखे हुए हैं, प्रोपोर्शन में भी हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन है ही, पूरा प्रॉपर्टी रेशियो प्रोपोर्शन की है, ये सारे रेशियोज क्या आपस में इक्वल हैं, मीन्स प्रोपोर्शन में है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए जो आपका एक्सट्रीम होगा a प्लस बी प्लस ए जो एंटीसीडेंट होंगे, एंटीसीडेंट जितने होंगे उनको आपस में ऐड कर दें, 1a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस ई प्लस एफ, ये आपका क्या होगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपका कोई 3-4 रेशियोज हैं आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, मीन्स आपस में प्रोपोर्शन में है, ठीक है, आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज आपके क्या हैं आपस में प्रोपोर्शन में है, तो हम इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, जितने भी एंटीसीडेंट हैं उनका सम और उसको डिवाइड कर रहे हैं इससे जितने भी कॉन्सिक्वेंट है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो क्या होगा, सम ऑफ एंटीसीडेंट और सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट, जितने भी एंटीसीडेंट होंगे सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड में जितने भी कॉन्सिक्वेंट होंगे सबको डिवाइड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल एक रेशियो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, इतनी प्रॉपर्टीज़ है आपके पास। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं पर हम फिनिश करते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई प्रोपोर्शन में आज, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और रेशियो का मैंने आपको ऑलरेडी
वीडियो दे रखा है, आपको मैं लिंक भी दे चुका हूँ ऊपर, अभी फिर से मैं आपको लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ऊपर जाके लिंक पर क्लिक करिएगा और रेशियो का जो मैंने पढ़ाया है उसको देख लीजिएगा, दोनों आपस में मर्ज करके आप समझ लीजिए आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ क्या बच रहा है, एक्सरसाइजेस। कुछ एक्सरसाइजेस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपको जो मेन आपको मीन्स जो जितनी एक्सरसाइज अच्छी से अच्छी बन सकती हैं वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी जितने कॉन्सेप्ट हैं और छोटे मोटे जो क्वेश्चंस थे एक आध, वो मैंने आपको दिखा दिए करके, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज की वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए और एंजॉय के साथ साथ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा अपने पढ़ाई का ध्यान देंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़िए, ठीक है। आप लोग कम से कम आपको 1 साल आपको देना है, 1 साल के बाद आप फिर आगे क्या है नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और आपका बेस बिल्कुल मजबूत रहेगा। आपको वहाँ पर मेहनत कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ अगर आपका बेस ही कमज़ोर रह गया तो आप आगे बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। इसलिए कम मेहनत के साथ, कम स्ट्रगल के साथ, कम मेहनत के साथ आप यहाँ पे सीख लेंगे तो वहाँ भी आपको कम ही मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट 11th-12th में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम लोग अलविदा कहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।